हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का लास्ट यूनिट मूल्यांकन, जो कि दोस्तों बीएसटीसी सेकेंड ईयर का लास्ट यूनिट है मैथमेटिक्स का। इससे पहले के सभी यूनिट्स दोस्तों हमने देख लिए हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल पर विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, जहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे मूल्यांकन की, जो कि दोस्तों 8 नंबर का यूनिट है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक प्रश्न निबंधात्मक आने के चांसेस हैं, और कुछ प्रश्न यहाँ से एक दो नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। तो सभी पॉइंट्स को दोस्तों ध्यान में पढ़ते हुए आराम से हमें देखना है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर यहाँ से ला सकें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि आकलन क्या है एवं क्यों है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? किसी का आकलन करना। आकलन करना की मतलब कि हमने कुछ किसी को पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद उसे कितना क्या समझ में आया, तो उसकी जाँच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है या आकलन किया जाता है। तो क्या आकलन क्या है एवं क्यों है, तो उसके बारे में हम जानें। तो आकलन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में बच्चे की उपलब्धि से संबंधित सूचनाओं को सतत एवं योजनाबद्ध तरीके से एकत्रित करना आकलन कहलाता है। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे का आकलन करना चाहिए, ताकि वह निर्धारित कर सके कि वे क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या उपयोग में लाते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है। आकलन का उद्देश्य परिणाम का पता लगाना मात्र नहीं है, अपितु बच्चे का यह भी सीखे कि उनका सीखना कैसे होता है, कितना बच्चे ने सीख लिया है, कितना बाकी है। तो उन सभी की जो जानकारी है वो हमें मूल्यांकन से मिलती है, आकलन से मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन व आकलन में आधारभूत अंतर क्या है। तो विशेष रूप से जब हमें किसी गुणधर्म के आधार पर रैंक, ग्रेड या अन्य निर्धारण में वर्गीकृत करना होता है, तो हम मूल्यांकन का सहारा लेते हैं और बच्चे को होशियार, कमजोर और औसत के रूप में बांटते हैं। तो वह मूल्यांकन होता है। साथ ही हम बच्चों ने कैसे सीखा, विधियों की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए हम आकलन का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप देखिए, सरल लैंग्वेज है, आराम से समझ गए हैं कि रैंक, ग्रेड जो हमारी मार्कशीट में वगैरह में आती है, तो वो है मूल्यांकन। और जो हमें प्रत्यक्ष रूप से देख करके सीखते हैं और प्रत्येक रूप से हमारी जांच की जाती है मौखिक रूप से, तो उन सभी से आकलन किया जाता है। आगे हम यहाँ पर बात करें, आकलन के निम्न रूपों की समझ अति आवश्यक है। तो कौन कौन से रूप हैं आकलन के, आइए जानते हैं। पहला है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम में आकलन, तीसरा है आकलन अधिगम के रूप में, और चौथा है अधिगम का आकलन। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। आगे हम बात करें आकलन कैसे, तो आकलन देखिए, पहला है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन में हम यहाँ पर जाने तो सीखने सिखाने के दौरान अधिगम प्रकृति को जानने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला आकलन रचनात्मक आकलन है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ सतत रूप से किया जाता है। रचनात्मक आकलन शिक्षक, सहपाठी, स्वयं एवं अभिभावकों में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। रचनात्मक आकलन का उद्देश्य भी जान लेते हैं। उद्देश्य है शिक्षक एवं बच्चों को सतत रूप से अधिगम की सफलताओं एवं कठिनाइयों के बारे में पृष्ठ पोषण देना है। रचनात्मक आकलन की गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाए गए सुझावों पर निर्भर करती है। आगे हम यहाँ पर बात करें रचनात्मक आकलन के दौरान सुदृष्टिकरण क्या होता है। तो सुदृढ़ीकरण क्या हो गया? रचनात्मक आकलन के दौरान सुदृढ़ीकरण विशेषतः या किसी अधिगम समस्या की प्रगति एवं कारणों पर केंद्रित होता है। इस प्रकार का आकलन शिक्षक को अधिगम समस्याओं की पहचानने, समझने तथा उन्हें दूर करने में उपयुक्त सहायता करता है एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। आगे सेकंड हम यहाँ पर बात करें योगात्मक आकलन। तो योगात्मक आकलन में देखिए, अधिगम के समग्र संदर्भों में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन है। यह अधिगम कार्यक्रमों, इकाई, सत्र, विषय वस्तु, अवधि या कक्षा के अंत में किया जाता है। योगात्मक आकलन बच्चों की समग्र प्रगति का परिदृश्य प्रदान करता है। योगात्मक मूल्यांकन से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्यालय में आगे के अध्ययन के लिए, शैक्षिक प्रगति जानने, चयन एवं प्रमाणिकता के लिए किया जाता है। यह आकलन सामान्यतया औपचारिक होकर किसी शिक्षक या विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। परीक्षण एवं परीक्षाएं योगात्मक आकलन के मुख्य साधन हैं। तो मुख्य साधन यहाँ पर हमने देख लिए हैं। अब आगे बात करें आकलन की प्रक्रिया के पक्ष क्या क्या हैं। तो आकलन की प्रक्रिया के 4 अंतः संबंधित पक्षों को निम्नलिखित आरेख से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चारों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो पहले देखिए आकलन की योजना, फिर सूचनाएं एकत्रित करना, सूचनाओं का वितरण करना और परिणामों का उपयोग करना। तो इन सभी को आपको चार्ट भी ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें आकलन की योजना क्या है। तो इस पक्ष में महत्वपूर्ण है कि उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए, विधियों के बारे में निर्णय लेना आना चाहिए और मानकों का निर्णय भी लेना आना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पर सूचनाओं का संकलन एकत्रीकरण होना चाहिए। तो शिक्षक को निर्णय लेना चाहिए कि वह कैसे कार्य या क्रियाकलाप को बनाएगा, बच्चों को कार्यों में लगाने की पद्धति क्या रहेगी और काम करने व व्यवहार को देखने के तरीके क्या क्या रहेंगे। तो शिक्षक को ये सब निर्णय लेने होते हैं। थर्ड पे देखिए यहाँ पर सूचनाओं का विश्लेषण क्या है। तो शिक्षक को निर्णय लेना चाहिए कि वह सूचनाओं की गुणवत्ता का निर्धारण करे, आधार का निर्धारण करे, मानकों का उपयोग करे, सूचनाओं का परिणाम रूप में एकत्रीकरण करे। आगे बात करें, चौथा पॉइंट है परिणामों का उपयोग किस प्रकार से। तो शिक्षक को निर्णय लेना चाहिए कि परिणामों का प्रतिवेदन कैसे करेगा, परिणामों का किस प्रकार अर्थ निकालेगा और कार्यवाही कैसे की जाएगी और किस किस के साथ साझा करेगा। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें आकलन कब कर सकते हैं। तो आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है जो निरंतर व सतत किया जाना चाहिए। आकलन बच्चे की उपलब्धता पर होना चाहिए। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पूर्व आकलन। तो सामान्यतः बच्चे के विद्यालय में प्रवेश लेने पर एवं किसी इकाई प्रकरण अधिगम क्षेत्र को प्रारंभ करने से पूर्व इस प्रकार का आकलन किया जाता है। यह शिक्षक को एक निर्धारण करने में सहायता करती है कि बच्चे को क्या क्या आता है, क्या सिखाया जाना है, सीखी गई अवधारणाओं को उसके दैनिक जीवन में कैसे जोड़ा जा सकता है, वे शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान कहाँ कहाँ मदद कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों में सहायता शिक्षक को मिलती है। इसे आधारभूत आकलन भी कहा जाता है। तो आपको सीधा आधारभूत आकलन किसे कहते हैं पूछ सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से इन परिभाषाओं को देख लेना है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शिक्षक को प्रक्रियात्मक आकलन करना चाहिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पाठ के विकास के दौरान बच्चे की प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। प्रक्रिया के दौरान 3 प्रकार के स्तरों को ध्यान में रखा जाता है। तो 3 स्तर यहाँ पर देखिए। पहला स्तर है बच्चा कौशलों एवं समझ के बारे में नहीं जानता। दूसरा है बच्चा कौशलों एवं समझ को विकसित कर रहा है। और तीसरा है बच्चों में कौशल व समझ विकसित हो चुकी है। तो इन 3 स्तरों को ध्यान में रखा जाता है। इसे रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है। तो सीधा आपको प्रश्न पूछ सकता है कि रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात आकलन। तो पश्चात आकलन में क्या होगा कि इस प्रकार के आकलन में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राप्त बच्चों की प्रतिक्रियाओं, कार्यों, शिक्षकों की राय, साथी बच्चों की राय एवं स्वयं की राय, अभिभावक की राय के अतिरिक्त परीक्षण एवं परीक्षाओं को भी सम्मिलित करते हुए बच्चों की प्रगति के बारे में समेकित राय बनाई जाती है। अब हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आकलन की तरीके कौन कौन से हैं। तो आकलन औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरीकों से हो सकता है। आकलन के निम्नांकित तरीके प्रचलित हैं। पहला है स्व आकलन। स्व आकलन से आप समझ रहे हैं कि खुद का आकलन खुद से। तो बच्चों में स्वयं की प्रगति के आकलन की योग्यता का विकास अति आवश्यक है। शिक्षक को ऐसे अवसर उपलब्ध कराने होंगे जिससे बच्चा अपने कार्य, व्यवहार, रुचि, ज्ञान, कौशलों से प्रेरित हो सके। नेक्स्ट हम पॉइंट है यहाँ पर समवाय या सहपाठी आकलन, यानी कि अपने सहपाठी का आकलन करना। एक बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे के कार्य, व्यवहार, रुचि, अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल आदि का आकलन करना समवाय आकलन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम समूह आकलन। तो किसी भी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करने के दौरान सीखने और प्रगति का आकलन समूह आकलन कहलाता है। आगे हम बात करें, चौथा पॉइंट है यहाँ पर व्यक्तिगत आकलन। तो बच्चे द्वारा किसी कार्य को करने के दौरान उस पर ध्यान देते हुए किया गया आकलन व्यक्तिगत आकलन कहलाता है। पांचवा पॉइंट है अवलोकन। अवलोकन किस प्रकार से करेंगे, तो कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालयी गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी के दौरान उसका अवलोकन किया जा सकता है। आगे है छठा पॉइंट है कॉन्फ्रेंसिंग। तो आकलन की इस विधि में शिक्षक द्वारा एक साथ बहुत से बच्चों से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एवं प्रगति के बारे में चर्चा की जाती है, यानी कि बहुत सारों का परीक्षण जो है एक साथ हो जाता है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट सातवां पॉइंट है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार में देखिए, साक्षात्कार में शिक्षक प्रत्येक बच्चे को बात करके कुछ कार्य करवाकर उसके सबल एवं निर्बल पक्षों की पहचान कर सकता है। आठवां पॉइंट है मौखिक प्रश्न एवं उत्तर से। इस विधि से कम समय में अधिक बच्चों का आकलन अवलोकन किया जा सकता है जो लिखित रूप से अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाते। नवा पॉइंट है लिखित प्रश्न एवं उत्तर। तो इसके अंतर्गत शिक्षक सीखने सिखाने के दौरान आए अधिगम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए
समय सीमा को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के प्रश्न निर्मित करते हैं और बच्चों से उनको लिखित में करवाए जाते हैं और फिर उनका आकलन किया जाता है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बच्चों के गणितीय अनुभवों जैसे बच्चे द्वारा समय समय पर किए गए कार्यों का संग्रह होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स से 1 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इन्हें पढ़ना है। आगे है 11वां पॉइंट, कार्यपत्रक। कार्यपत्रक है बच्चों के किसी अधिगम क्षेत्र की समझ को देखने एवं आकलन के लिए कार्यपत्रक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अधिगम का साक्ष्य है। 12वां पॉइंट है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चों के विशिष्ट व्यवहार को दर्ज करने का व्यवस्थित तरीका है। 13वां पॉइंट है प्रश्नावली। तो प्रश्नावली एक उपकरण है जिससे उस अधिगम क्षेत्र की समग्र समझ की जानकारी मिलती है। 14वां पॉइंट है लिखित दत्त कार्य। तो लिखित दत्त कार्य की संरचना इस प्रकार की जाती है कि बच्चे किसी गणितीय अधिगम क्षेत्र के अधिगम के बारे में प्रतिक्रिया कर सके। 15वां पॉइंट है यहाँ पर दैनिकी। बच्चों से संबंधित विशिष्ट अनुभवों को दैनिकी में दर्ज किया जा सकता है। अवलोकन के दौरान दर्ज की गई सूचनाएं दैनिकी का हिस्सा बनती है। तो इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जिससे क्या है कि 1 नंबर का प्रश्न आपके आने के चांसेस होते हैं। आपको सीधा से पूछ ले दैनिकी क्या होता है, लिखित दत्त कार्य क्या होता है, प्रश्नावली क्या होती है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। 1-2 बार आप वीडियो को रिपीट पर देखेंगे तो आपको आराम से सारे जो है याद हो जाएंगे, क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा गुणात्मक टिप्पणी क्या है। तो गुणात्मक टिप्पणी यह दर्शाती है कि बच्चे को किस उद्देश्य से कार्य दिया गया है और उसने पूरा कर लिया है, यह क्या उसका तरीका भी सही रहा है, यह बच्चे के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। CCE सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया में गुणात्मक टिप्पणी बच्चे को निम्नांकित कार्यों अभिलेखों पर लिखी जाती है। तो पहला है यहाँ पर आधार रेखा मूल्यांकन प्रपत्र, दूसरा है वर्कशीट, तीसरा है कार्य एवं गृह कार्य अभ्यास पुस्तिका में, चौथा है साप्ताहिक समीक्षा प्रतिवेदन में, 5वां है शिक्षक अनुभव डायरी में और छठा है वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में। आगे हम बात करें, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आकलन का अभिलेखन या रिकॉर्डिंग एवं सूचना देना रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया में आकलन के विभिन्न उपकरणों व विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के विकास एवं उन्नति के साक्ष्यों का व्यवस्थित रूप से आलेखन किया जाता है। दूसरी ओर रिपोर्टिंग बच्चों की उन्नति के साक्ष्यों के संदर्भ में विद्यार्थियों के उचित अधिगम स्तरों में वर्गीकरण से संबंध रखता है। यह कार्य विद्यार्थियों को आगे के अधिगम के लिए सहायता करने और अभिभावकों को उनके प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। आगे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थी शिक्षक एवं अभिभावक के लिए। विद्यार्थी शिक्षक एवं अभिभावक के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है। मूल्यांकन की बात हो रही है जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो क्वेश्चन है वो रीट में भी आने के चांसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सूचनाओं की उपयोगिता क्या है। तो पहली उपयोगिता है शिक्षक के लिए उपयोगिता क्या है। तो पहला पॉइंट है हमारा, इसमें देखते हैं शिक्षक के लिए उपयोगिता। तो पहला है प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक स्तर जानने में, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता जानने में, सतत व व्यापक योजना बनाने में, बच्चों के सीखने के तरीके जानने में, बच्चों के सफलता का एहसास कराने में। अब हम बात करें बच्चों के लिए कितना आवश्यक है, तो ज्ञान की रचना करने में आवश्यकता है और सामाजिकता के विकास में आवश्यक है और पहल करने की क्षमता के विकास में और मूल्यांकन के लिए सदैव तत्पर रहने में योगदान देता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर आगे अभिभावकों के लिए। तो इसमें पहला है शिक्षक के प्रति विश्वास रखने में, सेकंड है विद्यालय के प्रति विश्वास रखने में, थर्ड है बच्चों के नैतिक सपोर्ट करने में और फोर्थ नंबर पर है यहाँ पर बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने में और 5 नंबर पर है बच्चों की सीखने में मदद करने में। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रक्रिया के बाद प्राप्त सूचनाओं की उपयोगिता क्या है। तो पहली शिक्षक के लिए क्या क्या उपयोगिता है, तो बच्चों के सीखने के विविध तरीके जानने में एवं उन पर समझ बनाने में। दूसरा है मूल्यांकन से प्राप्त सूचनाओं को फीडबैक लेकर आगामी योजना बनाने में और तीसरे नंबर पर है शिक्षण अधिगम योजना की सफलता जानने में। चौथा है यह जानने में कि बच्चों के सीखने की गति कैसे बढ़ाई जा सकती है। अब हम बात करें कि बच्चों के लिए कैसे उपयोगिता है, तो बच्चों के लिए उपयोगिता में पहला है सीखने की गति को समझने में, गतिविधियों में उनकी रुचि जानने में और स्व मूल्यांकन एवं अन्य तरीकों की महत्ता जानने में और स्वयं के सर्वांगीण विकास की प्रगति को देखने में। और 5वां है यहाँ पर यह जानने के लिए कि उनके सीखने का पैटर्न क्या है। आगे हम बात करें अभिभावकों के लिए।
तो अभिभावकों के लिए यहाँ पर देखिए कि अपने बच्चों के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं सामाजिक विकास को समझने में, और सेकंड नंबर पर है यहाँ पर शिक्षक एवं बच्चों को प्रोत्साहित करने में, और आगे है समाज में विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्यों का विवरण देने के लिए प्रतिनिधि के रूप में। चौथे नंबर पर है यह अभिभावक बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने में भी यहाँ पर उपयोगिता इसकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा गणित के संदर्भ में सतत एवं समग्र आकलन के सूचक क्या क्या हैं। तो पहला सूचक है यहाँ पर गणितीय निरूपण। तो गणितीय निरूपण में देखिए संख्या प्रतीक, संख्या पद्धति, चित्र निरूपण, संख्या रेखा, संक्रियाओं के चिन्ह, तुलना संबंधी चिन्ह इत्यादि की समझ यहाँ पर गणितीय निरूपण में आती है। अब हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है गणितीय मॉडलिंग। तो प्रक्रिया को गणितीय संकेतों में व्यक्त करना एवं इमारती प्रश्नों को गणितीय मॉडल में ढालना तथा क्षेत्रफल परिमाप के सूत्रों को उपयोग की समझ। नेक्स्ट है थर्ड यहाँ पर विजुअलाइजेशन। तो द्विआयामी या त्रिआयामी चित्रों की समझ, चीज़ों की आकृतियों को पहचानना एवं चित्रों की रचना करना। चौथा है स्थानिकता, आकार और स्थान के आधार पर आकृतियों में विभेद कर पाना, एक आकृति को विविध स्थितियों में पहचान पाना। और पांचवा पॉइंट है यहाँ पर अनुमान लगाना, अमानक व अमानक इकाइयों से माप का अनुमान लगाना, परिवेशीय संख्या समूहों का अनुमान लगाना एवं माप कर अनुमान की जांच करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समस्या समाधान कैसे करेंगे। तो मापन से संबंधित परिवेशीय क्रियाकलाप, परिवेशीय चीज़ों का आकृतियों से संबंधित वर्गीकरण इत्यादि के क्रियाकलाप आदि। गणितीय तर्कशीलता। तो संख्या पद्धति के तर्क को समझना, इकाई निर्धारण के तर्क का बोध होना, आकृतियों के विभेदन के आधारों को देख पाना गणितीय तर्कशीलता में आता है। गणितीय संप्रेषण एवं अभिव्यक्ति। तो किसी प्रश्न को वैसे ही क्यों हल किया, इस बात को समझा पाना, दूसरे द्वारा बताए गए हल अथवा गणितीय विचार को समझ पाना गणितीय संप्रेषण एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करें गणितीय रुझान में। तो गणित में आनंद ले पाना, उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों को हल कर पाना, नए प्रश्न खोज कर पाना व हल कर पाना जो है गणितीय रुझान के रूप में आते हैं। आगे हम बात करें सतत एवं समग्र आकलन के प्रपत्रों में बच्चों को उनके काम के आधार पर दी जाने वाली ग्रेड की स्थिति नीचे निम्नानुसार दी गई है कि ग्रेड किस प्रकार से दी जाती है। तो सी तक ग्रेड यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर ए है स्वतंत्र रूप से कर लेता है, बी है शिक्षक की मदद से कर पाता है, और सी पर है विशेषज्ञ की मदद की आवश्यकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा मैथमेटिक्स का लास्ट यूनिट भी कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से आपके जो 6 यूनिट थे मैथमेटिक्स के सभी को हमने देख लिया है। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है जिससे आप सारे यूनिट्स 1 बाय 1 देख करके अपनी तैयारी को दोस्तों ठीक कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं और आपकी तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है। फिर भी दोस्तों इससे संबंधित आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। और इसकी PDF वगैरह के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको इंटर्नशिप डायरियों और इन सभी नोट्स की PDF आपको वहाँ पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और वीडियो को दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें।